so let's start our class today. क्या हमारा दूसरा लेक्चर होगा सेशन का, है ना? So this is my second lecture of this session. क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये जो कोर्स है, ये कोर्स कौन से एग्जाम के लिए? हर एक एग्जाम में आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम देख के हम चलेंगे, जैसे एपीडी स्केल हो गया, एट स्केल हो गया, एसएससी पीडी हो गई, इवन आपका गेट एग्जाम हो गया, तो हर एक एग्जाम में आपको ये कोर्स बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये एग्जाम ऐसा कैसे एक प्रोग्राम कैसे सारे एग्जाम में आपकी मदद कर सकते हैं? हम लोग ये एग्जाम को सेंटर में लेके नहीं चल रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सेंटर पे लेके। हमारा पहला मकसद क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कौन से एग्जाम आप कर रहे हैं। हमारा राइट और रॉन्ग, जब हमको चीजें समझ में आती है, एग्जाम कैसा भी क्वेश्चन हो, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिक इलेक्ट्रिकल वन कोर्स फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, नेटको, एपीडी स्केल, एट स्केल, एसएससी, हर एक ब्रांच के लिए ये कोर्स सेल्फ सफिशिएंट है, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सारे तस्वीरें आपके सामने है, वो सारे फोटोग्राफ उन बच्चों के हैं तो इसी कोर्स से ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम के सामने क्लियर किए हैं, चाहे वो नेटको हो, एनको, एपीडी हो, एट हो, अलग से आपको अलग अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे तैयारी एग्जाम या असिस्टेंट इंजीनियर दोनों के लिए ये काफी मददगार होगी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लेक्चर 1 पे हमने करंट को समझा था, करंट क्या होता है, तो साइकिल्स भी हमने किए थे और हमने बोला था कि चार बेसिक चीजें होती है करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी को पहले समझना और अच्छे से समझना जरूरी है। तो हमने करंट के ऊपर डिस्कस किया था, क्या क्या किया था? करंट क्या होता है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है। करंट होता है क्या? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और इसको हम निकालते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। फिर हमने उसी लेक्चर में क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालना चाहिए उसके ऊपर यूनिट्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट देखे थे, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हर एक तरीके की करंट के ऊपर हमने डिस्कस किया। एसी करंट, डीसी करंट, ड्रिफ्ट करंट के भी दो कैटेगरी सारे अच्छे करंट भी हम लोगों ने अच्छे से किया। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वोल्टेज। वोल्टेज क्या?
वोल्टेज हम बोलते हैं क्या है वोल्टेज इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट दो पॉइंट पे तो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज बोला जाता है बड़ा आसान है लेकिन ये पोटेंशियल है क्या चीज और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आ रहा रूट पे जाएंगे और इसी तरीके से समझेंगे है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस जब बोलते हैं बहुत इजी हम लोग बोल देते हैं ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना V वोल्ट अब ये डीसी वोल्टेज हो सकता है एसी वोल्टेज हो सकता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा टाइम किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे क्या है एनर्जी स्टोर है कैसे है फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है और ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं सेम चार्ज रिपेल कर रहे हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं कहां से शुरू करें इसको समझना कहां से शुरू करें पकड़ लो एक पॉइंट है जहां पे मैंने Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ यहाँ पे एक पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ अब क्या हम इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन देख पाएंगे एनीवन चेक में बताना क्या हम इन दोनों चार्ज के बीच कोई इंटरेक्शन देख पाएंगे बताएगा वहां जल्द जाएगा मैं जब शुरू कर दिया उसका मतलब समझ लो क्या है देखो अब हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है जब ये नजदीक क्या है ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये जो चार्ज हमने बोला कोई भी चार्ज को उसके चारों तरफ उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये दोनों बहुत ज्यादा दूर चले जाए तो फिर इंटरेक्शन नहीं हो बट अगर ये नजदीक आए तो इस चार्ज का फील्ड और इस चार्ज का फील्ड आपस में टकराएंगे इंटरेक्ट करेंगे रिमेंबर वन थिंग फोर्स जो लगता है ना वो फोर्स एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर लगा रहा और ये अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे ये पॉजिटिव है तो हमको पता है ये रिपेल करेगा ये नेगेटिव चार्ज है ये भी नेगेटिव चार्ज है रिपेल करेगा ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा तो ये चार्जेस क्या करते हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं इनका फील्ड जो है वो फील्ड इंटरेक्ट सिंपल सी बात है सर हमको कैसे पता कि इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं इसको नेगेटिव बोल रहे हैं क्या है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसके बारे में थोड़ा सा बात करें ये सीरियस से शुरू करके थोड़ा थोड़ा बात करेंगे देखो पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज है वो चार्ज है जहां जिसके लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है हम क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट ऑफ द चार्ज दिस टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या है वो चार्ज है जिसमें लाइंस ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में है इनवर्ड डायरेक्शन में है अंदर की तरफ तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकला और नेगेटिव चार्ज में कुछ है इसीलिए ये दोनों में क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज वहां से नहीं निकल रहा है उससे रिफ्लेक्शन निकल रहा है रिपल्शन समझ लीजिए समझ गए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव हम क्या बोल रहे हैं कि दो टाइप के चार्ज दो चार्ज रखे हुए हैं दो जगह पे थोड़ा सा डिस्टेंस है गैप है तो इन दोनों में फोर्स अप्लाई होगा कोई मेरे को बता सकता है कि इन दोनों में जो फोर्स
अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कितना होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कितना होगा? हमको पता है फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ इट विल बी q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught epsilon r r square। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r रखे तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बात कि आज अभी सिर्फ इंडक्टरी है और मैं वोल्टेज पे जाने वाला हूँ, पोटेंशियल पे जाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ से समझना नहीं आपको समझना नहीं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने नहीं आया हूँ क्योंकि वोल्टेज को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है ना जल्दी। तो दो चार्ज अगर नेचर पे कहीं पे रखे हुए हैं, किसी एक कंडक्टर में है, किसी करते हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? चार्ज आपस में टकरा रहे हैं। और चार्ज कैसे लग रहा है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फोर्स कितना लगेगा सर? फोर्स लगेगा q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। अब अगर मैं ये निकालना चाहूं, अगर मैं बोलूं चलो ठीक है, मैं अगर बोलूं क्या पे ये q ना इसको हटा देता हूं, जीरो कर। अगर ये q जीरो हो गया तो क्या q1 का फील्ड वहीं पे रहेगा और उतना ही इंटेंसिटी में रहेगा? डेफिनेटली रहेगा, है ना? कि अगर अभी फोर्स क्या हो गया q चला गया तो है, फिर भी यहाँ पे इसका जो है q1 का इफेक्ट फील्ड वो तो रहेगा। क्या तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब q2 जीरो हो गया, जीरो तो फोर्स कितना है? जीरो हो गया। लेकिन क्या इसका फील्ड इंटेंसिटी कितना हो? तो फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकालना और फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? तो फील्ड इंटेंसिटी वो है कि अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो q1 है एक चार्ज वो किसी भी एक पॉइंट कहीं पे किसी भी एक पॉइंट पे तो कितना इंपैक्ट लगा सकता है, कितना फोर्स लगा सकता है, वो निकालना चाहते हैं। अब कैसे निकालेंगे? यूनिट चार्ज लेते हैं। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम तक। अभी एक बात बताओ, 1 कूलम चार्ज मिलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? से हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, चलो ठीक है, यूनिट चार्ज ले लेता हूं मैं। यूनिट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का चार्ज। अब हम ये देखना चाहते हैं q1 1 कूलम चार्ज के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लगाता है, and that will be the intensity of the field of q1। ठीक है, इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। am I clear? तो अगर मैं q2 को 1 कर दूं तो f कितना हो जाएगा? 1 into 1 divided this much, and this is the field intensity। अब 1 कूलम चार्ज मिलना मुश्किल है तो मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया और वो टेस्ट चार्ज मैंने बोला q ले, या फिर टेस्ट चार्ज को मैं स्टैंडर्ड कर देता हूं, सम अमाउंट ऑफ चार्ज से q। ठीक है, तो मैंने क्या किया? q अमाउंट ऑफ चार्ज हमने यहां पे लिया। समझना मेरी बात? यहां पे मैंने q अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ये q1 q के ऊपर कुछ एक फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स कितना होगा? q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एप्सिलॉन r r स्क्वायर। मुझको चाहिए था यहाँ पे यूनिट चार्ज, तो क्या करेंगे? f को डिवाइड कर देते हैं q से, कितना बच गया? q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r स्क्वायर। अब ये f बाय q मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज माय फील्ड इंटेंसिटी, माय फील्ड इंटेंसिटी। जहां पे यूनिट चार्ज किसी एक पॉइंट पे रखो r डिस्टेंस पे तो वो इतना फोर्स लगाएगा। तो ये क्या है? ये भी एक फोर्स है और फोर्स पर यूनिट चार्ज है। फोर्स का यूनिट क्या होगा? है न्यूटन। ये क्या हो जाएगा? फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। भाई क्या
एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या? पोटेंशियल वर्क डन होता है ना? तो पोटेंशियल अगर मैं बोलूंगी इज व्हाट इज फोर्स। अगर तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कोई एक चार्ज पार्टिकल्स लेके आएंगे कहां पर, तो इतना फोर्स लगाएगा। क्या बोल रहे हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, और वो फोर्स कौन सा फोर्स बोल रहे हैं? इस फील्ड का इंटेंसिटी। तो इट विल बी योर इनटू डिस्प्लेसमेंट। पकड़ लो, हम कुछ एक आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, या आर डिस्टेंस पे यहां से लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या निकल रहा है हमारा? 1 by 4 pi epsilon naught into r स्क्वायर का r स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। तो ये है इसी एक पॉइंट चार्ज के वजह से इसी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, वो है 2 by 4 pi epsilon। अब एक मैग्नेटिक कंडक्टर ले लो या कोई एक मटेरियल ले लो, तो उसमें एक पॉइंट चार्ज तो होगा नहीं, हजारों चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं? अपना अपना तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स के वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो होगा उस पॉइंट पे एग्जैक्टली उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Now when we say that potential difference, इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल बना और उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, that is called potential difference, and we call it we polarize it by V, है ना? इसको हम बोलते हैं phase। तो वोल्टेज इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, एक पॉइंट ए हो गया, हो गया, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है डिफरेंस है। क्या मिला? वर्क डन on unit positive charge। तो Q क्या चार्ज है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को मल्टीप्लाई कर, फिर आपको क्या पोटेंशियल क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई कर, क्या हो गया? बताना अगर सब कुछ सही है, समझ में आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है ए, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज कितना है? वी ए बी लाइन। का मतलब क्या है? ए नोड जो है तो 9 वोल्ट, बी ए बी मतलब क्या हो गया? बी ए माइनस 9 वोल्ट मतलब पॉजिटिव आया। तो बी ए पोटेंशियल जो है यहाँ पे ये 9 वोल्ट ज्यादा है बी के रेफरेंस से, विद रिस्पेक्ट टू बी नोड ये 9 वोल्ट हायर। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मैंने बोला कि नोड ए इज एट 0 वोल्ट, ये 0 है, अगर ए नोड पे 0 है तो बी
वोल्टेज कितना हो जाएगा -9 वोल्ट और मैं -9 वोल्ट तो 8 वोल्ट 9 वोल्ट पर रहेगा हायर रहेगा जो माइनस बताना हाँ भाई क्या मेरी बातें क्लियर है क्या क्या देखा वोल्टेज वोल्ट ऑन चार्ज वोल्ट वोल्टेज करंट जूल पर कूलम 1 joule per coulomb for 1 volt 1 joule per coulomb is for 1 volt वोल्टेज का और एक यूनिट ईएमएफ प्रेरित करते हैं वो क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या बोलते हैं ईएमएफ और इसको और क्या बोलते हैं ईएमएफ क्योंकि ये फोर्स लगा रहे हैं कौन सा फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं हम लोग है कि नहीं पावर क्या है पावर पावर यूनिट टाइम per unit time is called power. The power is equal to work done by time. इसको अगर W by Q into Q by Q क्या मिला मेरे को W by Q मतलब क्या हो गया वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज और ये क्या मिला चार्ज पर यूनिट टाइम चार्ज पर यूनिट टाइम करें तो पावर इज इक्वल टू V into I voltage into current. Am I clear? पावर का यूनिट क्या होगा फिर पावर का यूनिट क्या होगा एक तो वोल्टेज हो गए करंट ये लिख सकते हैं करंट और क्या लिख सकते हैं यहाँ से अगर हम पावर का यूनिट देखो क्वांटम क्या है क्वांटम मतलब जो टाइम मतलब सेकंड तो जूल पर सेकंड तो जूल पर सेकंड और इसको क्या बोलेंगे हम लोग वाट जूल पर सेकंड पावर पावर का यूनिट क्या है वाट अगर वोल्टेज इनटू करंट मतलब ये है ना तो अगर ये डीसी करंट है डीसी करंट है तो वोल्टेज इनटू करंट तो गिव यू व्हाट अगर ये एसी करंट है तो वोल्टेज इनटू करंट वोल्ट एम्पियर एंड नॉट और एसी करंट तो आपको पता है और
अगर पूरा डिटेल में समझना है तो फिर जो लेक्चर्स के हुए क्या कहते हैं इसको, वो आपके एप्लीकेशन में जो मेरे वीडियोस है वहां पे और डिटेल में पूरा पूरा इलेबोरेटेड है, वहां से देखना है ना। तो फॉर एसी करंट क्या होता है, एक्टिव पावर एक्टिव पावर पावर क्या है, क्या है एक्टिव पावर क्या है, टाइम पावर, करंट पावर क्या है, तो ये अपरेंट पावर है और डीसी अपरेंट पावर इज एट एक्टिव पावर सेम है ना। तो आपको पावर सेम, पावर फैक्टर क्या था, वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल है फेज डिफरेंस है, एंगल था कोसाइन ऑफ द एंगल और पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या दर्शाता है, एफिशिएंसी, है ना। तो क्या कर रहे हैं, to charge Q from A to point B, from point A to point B, so it's minus 32. Find the voltage drop VAB if Q equal to 2 coulomb, if Q equal to minus 6. तो मुझको चेक बॉक्स तो कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, नहीं होता है तो देखो यहाँ पे क्या किया है, to move charge Q from point A, point A
पॉइंट एक चार्ज को लेके जा क्या है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डिफरेंस 32 तो 32 क्या हो गया find the voltage of VAB तो 2 कॉलम है -32 वोल्टेज कितना हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 2 VA minus VB minus 15 volt energy source यहाँ पे थोड़ा सा हीट को पता है ये क्या है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्यों आता है थोड़ा बहुत डिस्कस किया था ड्यू टू टनल जो फ्री इलेक्ट्रॉन से उनके मूवमेंट के टाइम पे एक फील्ड को निकल कर रहा है और जो करंट एटम है वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटेरियल किसी भी मेटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा सबसे कम लो रेजिस्टेंस मटेरियल क्या है हमारे पास लोएस्ट रेजिस्टेंस और कौन है सिल्वर है ना उसके बाद कॉपर उसके बाद गोल्ड उसके बाद आपका एल्यूमिनियम अब ये रेजिस्टेंस आर है अब कोई भी रेजिस्टेंस H2 क्या होता है करंट कब पास होता है जब हम यहाँ पे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं मतलब वोल्टेज अप्लाई करते हैं वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा करंट पास होगा और वो करंट कितना होता है और या फिर वोल्टेज का रिलेशन क्या है हमको पता है V तो I तो R होता है तो हम उसको लेवल से आप ऊपर जा रहे हैं है ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ठीक है करंट फ्लो करता है कंसेप्चुअली देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग ऐसे सोचते हैं कोई भी पैसिव एलिमेंट है और जब वोल्टेज अप्लाई किया और उसके किस डायरेक्शन से करंट जा रहा है तो ये वाला साइड पॉजिटिव ये वाला साइड नेगेटिव है तो मतलब जो मेरा बैटरी है या फिर जो वोल्टेज सोर्स है तो ये साइड पॉजिटिव है ठीक अब क्या है करंट पास हो रहा है जब कभी किसी भी रेजिस्टेंस से करंट पास होगा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई जितना वोल्टेज आप लगाओगे उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा कहीं पे
कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, इसी रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है। और कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है सर, ये V इक्वल टू I R रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा समझ नहीं है। इसके बाद इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ, तब मैंने यहाँ पे दो तीन रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस बता दिया, R2 ये मेरा R1 और ये मेरा R2। यहाँ पे मैंने अपना क्या भी बोल, आप समझ गए कि करंट पास करेगा आई, दोनों से आई करंट पास करेगा। जब ये रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा आई R1, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे होगा आई R2। तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ V1, इसको मैं बोल सकता हूँ। तो ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था वो टोटल वोल्टेज कितना हो रहा है, V1 प्लस I1 IR1 प्लस कितना वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पे जैसे करंट पास करेगा, अगर रेजिस्टेंस है तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पे ही यहाँ पे करंट पास करेगा रेजिस्टेंस के थ्रू, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। वो हीट कितना होगा, आई आर से क्लिक कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, पावर इनटू आई स्क्वायर आर। इस आई को हमें इसे रिप्लेस कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बाई आर। ये तीनों ही पावर है, क्या आई बोलो, आई स्क्वायर आर बोलो या फिर स्क्वायर बाई आर बोलो, क्या है, पावर है, सेम पावर है। हम लोग कभी कभी जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पावर यूज करेंगे, सर आई स्क्वायर आर यूज करेंगे, स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जो डेटा आपको सप्लाई है या फिर आप इसी से निकाल सकते हो वो वाला लगा दो, सारे सेम हो, रिजल्ट आपका पावर तो सेम आएगा। कैसे, यहाँ पे पावर कंज्यूम होगा वो तो सेम होगा ना। तो आई आर आई स्क्वायर आर लगाओ, स्क्वायर बाई आर को पूरा हो गया, फिर जी इसको आ जाओ। सिर्फ आपको देखना है किस रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, इसी रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी रेजिस्टेंस में उसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सारे फॉर्मूला आप इसी तरह से न्यूमेरिकल जब करेंगे तो और बढ़िया से समझ। अब देखो क्या हो गया पावर, अब एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी पावर इनटू टाइम, दैट मींस पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है, आई स्क्वायर आर का और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, आई स्क्वायर आर टी। क्या हो गया एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुआ तो किस फॉर्म में हुआ, जब भी करंट जाएगा तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में गर्म हो जाएगा, तो हीट के फॉर्म में वो एनर्जी आएगा। तो हीट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और उसको अगर और एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, आई स्क्वायर आर टी। ये कौन सा लॉ है, Ohm's है ना, आई स्क्वायर आर टी बाई this much of heat will be produced whenever current time is passing through this. क्या मेरी बातें क्लियर अगर हुई है जहाँ पे यूनाइटेड करते हैं। And I so a constant current of 2 ampere for 10 seconds to flow through a light bulb. If 2.3 kilojoule is given off in the form of light and heat, calculate the voltage drop
I will here for 10 seconds. To flow through light bulb is 2.3 kilojoule. देखो किलोजोल मतलब क्या है भैया? 30.3 किलो is given off in the form of heat. Calculate the voltage drop across the bulb. तो हमारे पास H क्या हुआ है या फिर एनर्जी क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, करंट क्या हुआ है, निकालना है वोल्टेज। तो क्या पता है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इज या फिर वोल्टेज निकालना है तो वी आई तो 15 ये तो अगर आपने लेक्चर देख रहे हो आपको कंसेप्चुअल लेक्चर कंसेप्चुअल हो रही है या आपने जो होमवर्क है find the power delivered to an element at t equal to 3 milliseconds if the current entering its positive terminal is I equal to 5 cos 5 ampere and the voltage is equal to 3I and second part V is equal to V I तो ये आपका होमवर्क अगर आपने बेसिक लेक्चर अभी तक क्लियर नहीं किया है के सारे लेक्चर्स क्लियर करो कंप्लीट करो नहीं तो वैसे छुट्टियों में सॉल्व होगा गारंटी है मेरा। हर एक क्लास के पहले आप लोगों को वो सारे तस्वीरें इसलिए दिखाता हूँ कि अगर वो सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ के मेरे कॉन्सेप्ट के साथ मेरे तरीके से पढ़ के अगर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ऐसा सारे तस्वीरें मैंने दिल्ली में जब वो लोग यहाँ पे आए थे इस प्लेटफॉर्म पे आए थे तो उनका हाल आपसे ज्यादा अच्छा नहीं था, उनको भी ये सारी कंफ्यूजन थी और सारी चीजें हमने क्लियर किया है और बहुत आसानी से उन्होंने एग्जाम एक के बाद एक एग्जाम क्लियर किया है। आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, बिलीव मी एग्जाम क्लियर होगा, पक्का लिख के रखो। एक रात में एक दिन में एक लेक्चर में होने वाला नहीं है, रिपीटेडली आपको वीडियोस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे और एक बात याद रखना बिना कॉन्सेप्ट को समझे कूद मत जाना कि न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जा रहे हैं, नहीं कर पाओ। पहले अंडरस्टैंडिंग देखो, नहीं अंडरस्टैंडिंग है मेरे से बात कर लो, व्हाट्सएप करो, चैट बॉक्स पे लिखो,
वन टू वन में बैठ आपको साथ डिस्कस करना है और वो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली किया। लेकिन उससे पहले आपको मेरे लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो लेक्चर्स आपको देखने चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर खत्म हो जाएगा, बिलीव मी, सारी चीजें क्लियर हो। ओके एवरीवन, तो ये होमवर्क का और आज के लिए मेरा लेक्चर यही पे खत्म होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछना है तो फिर। স্যার हाँ স্যার এই ফাৰ্ষ্ট একদম আৰম্ভণিতে যে কৈছিলে আপোনাৰ এয়া দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ মাজৰ আপোনাৰ ফ'ৰ্চটো Q1 हाँ Q2/4 পাই হয়, সেইটো মানে কিবা মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেকি মানে কিমান হেৰিয়ত এক্সামত? हाँ डेफिनेटली वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल रूल है। जब देखो, मैं जब कोई चीज शुरू करता हूँ तो बेसिक बेस लेवल बनना जहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो शुरुआत में हमने क्या देखा कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग देखो बड़ा चीजें समझना आसान होता है, अंदर की बातें थोड़ा सा टफ लगता है। तो अंदर में क्या है, एक फंडा क्या है, फंडा है कि पॉजिटिव न्यूक्लियस है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू घूम रहे हैं, है ना। अब ये हो गया मेरा एक एटम, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक न्यूक्लियर एटम, ठीक। अब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, ये क्या बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, आयन बन गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आके इसमें आ गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक। अब ये जो चार्ज आयन बात हम कर रहे हैं तो कहीं पे भी रहेगा तो उसके चारों तरफ अपना एक फील्ड रहेगा। इसकी बात हम लोग बहुत बार किए हैं अपने लेक्चर में। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ अपना एक फील्ड है और वो फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है तो उस चार्ज का भी एक अपना फील्ड है और उस फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ। अब बात हम कर रहे थे कि चार्जेस के बीच की फोर्स, तो कोई भी चार्ज हो, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा तो फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r स्क्वायर, r इज द डिस्टेंस टू, ये जो फोर्स है हर जगह पे। जैसे पकड़ लो, अगर एक मैग्नेट को यहाँ पर पकड़ लो, एक मैग्नेटिक पोल रखा है हमने M1, यहाँ पे रखा है M2, ये दोनों के बीच में ये अगर नॉर्थ पोल है तो फिर सेम पोल है, रिपेल करेगा, ऑपोजिट पोलैरिटी है तो अट्रैक्ट करेगी, दोनों को हमने r डिस्टेंस पे रखा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स सेम लगेगा, इसी तरीके का क्या है, M1 M2 divided by 4 pi mu naught mu r into r square। देखो दोनों का सिमिलरिटी, दोनों क्लोज फ्लो है। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक बॉडीज, अगर यहाँ पे अपना अर्थ है, यहाँ पे मून है ना, इसका मास से कैपिटल M1 है, इसका मास से कैपिटल M2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है d है, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू M1 M2 divided by square, आपको दे तो देखो सिमिलर है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें या नेचुरल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसकी बात करें। तो ये फॉर्मूला किसने दिया, ये आया अपना न्यूटन,
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी से, और ये दोनों मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कौन दिया, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो वाला फॉर्मूला आएगा, फील्ड इंटेंसिटी आएगी। लेकिन जब आप नेटवर्क सॉल्व कर रहे हो, नेटवर्क सॉल्व करते टाइम ये वाला फॉर्मूला कहीं लगाने की जरूरत। अब देखो हमारा हम बचपन से एक तरीके से सिखाया गया है, पढ़ाई को पढ़ने का जो तरीका हमको सिखाया गया वो एक एग्जाम है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। तो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा और वही चीज आपको इंजीनियर बन, चीजों के अंदर में डेप्थ में कभी गए नहीं क्योंकि हमारे सर पे हमेशा ना एग्जाम का प्रेशर रहा है। तो एग्जाम का प्रेशर लेके आप चीजों को, क्योंकि दिमाग को शांत नहीं कर सकते हो, आपके मन में चल रहा है 3 महीने में एग्जाम है, 2 महीने में एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी से फॉर्मूला रख ले और किसी तरीके से निकल जाए, इससे सेटिस्फेक्शन भी आता नहीं। लेकिन अगर आपके हाथ में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा चीजों को लेके बैठो, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो, आई गारंटी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम बेटर क्लियर होगी, सॉफ्ट हो जाएगी सारे कॉन्सेप्ट, और आप रिलेट कर पाओगे इस चीज के साथ कैसे रिलेट करना है। जिस दिन आप रिलेट करना सीख जाओगे तो पावर, एनर्जी, वर्क, वर्क डन, है ना, एनर्जी कंजम्पशन, और क्या कहते हैं, पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर्ड, वो सारी बातें जब क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए एग्जाम्स और छोटी रह जाएगी, कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम देना। ओके उस्ताद, हाँ हाँ सर ठीक है, समझ में गया। okay everyone, bye bye, bye bye for now, thank you for joining.